लेकिन मुझे लगता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू कम एट द एंड ऑफ इट इज़ कि जो माइक हकबी ने टक्कर कार्लसन को कहा था कि लेट इज़राइल टेक एवरीथिंग, तो ये जो मिडल ईस्ट है पूरा का पूरा खित्ता सऊदी अरेबिया से लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक वो अब इज़राइल की ग़ुलामी में जिएंगे। जो सॉलिडेरिटी है वो किस तरह से चाइना और रशिया ईरान को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि यही आगे तय करेगा कि ईरान कितना लंबा टिक सकता है। इज़राइल विल बी सेफ और जो जो जंग होती रहेगी वो गल्फ में रहेगी एंड वहाँ पे बड़ा सवाल होगा कि इज़ दिस वॉर गोइंग टू एंड विद अरब्स फाइटिंग ईरान while the US and Israel withdraw? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया, ऑयल रिफाइनरीज को वो निशाना बना रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में और ज्यादा वो निशाना बनाए। इस जंग का मकसद ही ये है कि कोई दुनिया में ऐसा मुल्क ना रहे जो इज़राइल को चैलेंज कर सके या इज़राइल को थ्रेटन कर सके। दैट इज द गोल। क्या आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 जिसके बारे में बार बार बात कही जा रही है, क्या आप इसको किसी भी तरीके से उसमें तब्दील होता देख रहे हैं? आदाब, नाउज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और एक और हम स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आपको ये पता है कि लगातार जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो हमला किया है और अब ये एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, या कह सकते हैं कि तब्दील हो चुकी है। इसका असर पूरी दुनिया पर किस तरह से अब होने जा रहा है। ईरान साफ तौर पर इस मूड में लग रहा है कि अगर हम खत्म होंगे तो तुम्हें भी हम खत्म करके ही मानेंगे। ये ईरान साफ तौर पर जो अभी फिलहाल उसका मूड है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ईरान इज ऑल आउट, वो हर तरीके से, चाहे हम बात करें मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के आर्मी बेसिस हैं वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज में भी जो अमेरिका के बेसिस हैं, आर्मी बेसिस, उनको भी निशाना अब ईरान बना रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था और ये खबर सामने आई थी रॉयटर्स के हवाले से भी कि अमेरिका ने दूसरे ही दिन ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से नेगोशिएशन जो है वो ईरान के साथ शुरू हो, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर यह मना कर दिया है कि अब किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। 2-3 अपडेट्स हैं आज की जो मैं सामने रखना चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं आज की कॉन्वर्जेशन अपने खास मेहमान के साथ शुरू करूंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का अपडेट है वो ये है कि सऊदी अरब में जो अरामको जो तेल रिफाइनरी है उस पर ईरान ने हमला किया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे ऑलरेडी आप ये देखें कि 10 से 12% जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी हाइक हो गए हैं, ऑलरेडी बढ़ गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ये कुवैत के एयर डिफेंस की वजह से हुए हैं, लेकिन ईरान का ये क्लेम है कि ये उन्होंने मार गिराए हैं। इसके अलावा जो चाहे हम बात करें चाइना की या फिर रशिया की, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया है ईरान को लेकर, और ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने 500 से ज्यादा जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको मार गिराया है। और हालांकि अमेरिका इससे बिल्कुल अलग बात कर रहा है। ये पूरे वॉर की जो सिचुएशन है, यहाँ जाहिर सी बात है पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। तो अमेरिका अपने हिसाब से बात कर रहा है और ईरान अपने हिसाब से। दोनों ही जगह पर हम देखें तो इजराइल में भी बहुत भारी तबाही हुई है और ईरान में तो हुई ही है। इसके हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब इराक पर अमेरिका ने जॉर्ज बुश के दौरान हमला किया था, तब अमेरिका की लगभग 80% पॉपुलेशन जो है वो इसके फेवर में थी। वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर सिर्फ 27% अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इसके फेवर में है, और वो ज्यादातर जाहिर सी बात है रिपब्लिकन्स ही हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान अमेरिका से इस वक्त जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशन एट यूनिवर्सिटी डेलावेयर, और इसके साथ साथ वो होस्ट करते हैं बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है खानवर्जेशन। प्रोफेसर मुख्तदर खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल नाउज नेटवर्क में आपका प्रोफेसर मुख्तदर।
थैंक यू वेरी मच बुशरा मुझे बुलाने के लिए, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। प्रोफेसर मुख्तदर खान, आज और कल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, सबसे पहले उस पर मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी। खास तौर पर अरामको पे जिस तरह से अटैक किया गया है, जो फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, इसका कितना असर आप पूरी दुनिया में अब होता देख रहे हैं, और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अब आप कह सकते हैं कि दिस वॉर इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ईरान, ये पूरा खित्ते में फैल गई है। इट हैज़ बिकम ए रीजनल वॉर। इज़राइल ने 2 मुल्कों पे हमला किया है, ईरान और लेबनान पर। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, और ईरान ने 8 मुल्कों पर हमला किया है। मतलब इज़राइल और अमेरिका के अलावा 6 अरब मुल्कों को टारगेट किया है। सो दिस इज़ बिकम अ रीजनल वॉर, आप इसको कह सकते हैं, एक लाइक अ मिनी वर्ल्ड वॉर, और जिसका असर ना सिर्फ खित्ते के सारे मुल्कों पर होगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो तकरीबन पूरी तरह से बंद हो गया है, और ऑयल ऑयल प्रोडक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल कतर ने अपनी गैस प्रोडक्शंस पूरी तरह से बंद कर दी है। सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है, वो भी बंद हो गया है पूरी तरह से आज, और इज़राइल के 2 रिफाइनरीज़ वो भी बंद हो चुके हैं। तो उससे ये होने वाला है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लैक ऑफ सप्लाई, ऑयल सप्लाई इन द मार्केट, और आप जैसा देख रहे हैं कि मार्केट में ऑयल के प्राइसेस 12-14% से चले गए हैं। तेल की कीमत मैं आज सुबह देख रहा था $80 से ज़्यादा हो गई है। और ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी अगर ईरान की सरकार कोलैप्स हो जाती है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव इन साइट। देखिए, जब लोग कहते हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश में रिजिम चेंज करवाया, अगर आप मुझसे पहले पूछते कि शेख हसीना को हटाने के बाद क्या आएगा बांग्लादेश में, आई गारंटी यू सब कह देते कि बीएनपी आता है। लेकिन ईरान में देयर इज़ नो सच अल्टरनेटिव देयर, क्योंकि जो करंट रिजिम है वो बहुत डीपली एम्बेडेड है इसमें, और देयर इज़ नो ऑपोजिशन इन ईरान। तो ये उम्मीद रखना कि देयर विल बी ए क्विक रिजीम चेंज अगर आईआरजीसी कमज़ोर पड़ जाता है या रिजीम के लीडरशिप मारे जाते हैं। सो अमेरिका का जो एंड गेम है, वो बहुत फॉगी है, बिल्कुल लैक ऑफ क्लैरिटी है, इट इज़ मोर होपफुल देन क्लियर। टैक्टिकली अमेरिका और इज़राइल तो बाकायदा एयर डोमिनेशन तो वो हासिल कर लिए हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, एंड दे आर, मतलब जहाँ चाहे जिसे चाहे वो बॉम्ब कर सक रहे हैं। बट देखिए, अब थोड़े दिनों के बाद टारगेट्स खत्म हो जाएँगे उनके पास। अभी तो उन्होंने जितने भी लीडरशिप थी उसको मार दिया है, और जो टारगेट्स थे, वो जो मेन टारगेट्स है, नोन टारगेट्स, उसको भी हिट कर दिया है सारे शहर में। अब वो पुलिस के हेडक्वार्टर्स इन डिफरेंट सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ताकि इस उम्मीद से कि जो ऑपोज़िशन अपराइज़िंग हो, उसको पुलिस दबा ना सके। सो दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर ईरान फॉर अ मैसिव अपराइज़िंग। लेकिन ये उनकी जो बेट है कि ईरान के लोग इतने बेगैरत हैं कि जो मुल्क उन पे हमला कर रहा है, उसी मुल्क के सपोर्ट में वो अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस है, व्हिच इज़ आई थिंक फंडामेंटली रॉन्ग। यकीनन देयर इज़ अ सेगमेंट इन ईरान जो अपनी सरकार से बहुत नाराज़ है और बहुत अपसेट है, एंड दे शुड बी लेजिटिमेटली। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये हमला ईरान कि गवर्नमेंट पे हो रहा है, ये हमला ईरान पे हो रहा है, एंड सो द इरानियंस आर गोइंग टू बी डीपली डिप्रेस्ड अबाउट इट। और एक गलती अमेरिका ने जो की है, जो शुरू से सिग्नल किया कि हमारा एंड गेम इज़ रेजिम चेंज, उन्होंने ये वॉर ऑफ सर्वाइवल कर दिया है ईरान की सरकार के लिए। तो उनके लिए दिस इज़ द फाइनल वॉर, मतलब अगर ये वॉर हार गए तो वो खत्म हो जाएँगे। सो दे आर गोइंग टू थ्रो एवरीथिंग दे हैव, मतलब उनके पास जो भी हथियार है, जो भी वो चीज़ कर सकते हैं, वो करेंगे। और इसका असर देखिए, अमेरिका पे तो कुछ भी असर नहीं हो सकता, ना ईरान के मिसाइल्स यहाँ आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अमेरिकन मिलिट्री के जो लोग हैं इन द रीजन, अमेरिका तकरीबन हर मेजर कंट्री में बेस है इन द मिडल ईस्ट, वो टारगेट होंगे, और ये तो सोल्जर्स है, और थोड़े बहुत सिविलियंस जो ट्रैवल कर रहे हैं इन द रीजन, उनके लाइफ्स कुड बी इन डेंजर। बट जो जो अरब कंट्रीज है, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि वो बहुत नुकसान उठाएंगे, बिकॉज जैसे जैसे इसराइल की ईरान की जो कैपेसिटी टू हिट इसराइल वो डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि ये अमेरिका और इज़राइल आर टारगेटिंग न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय कर देते, तो वो करीब के ही टारगेट्स को मारेगा ईरान।
वो रुकेगा नहीं, ये याद रखें, बिकॉज़ उनको पता है कि जिस दिन वो रोकेंगे जंग, उस दिन वो कोलैप्स हो जाएँगे। सो दिस वॉर इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, और अगर डोमेस्टिक अपराइजिंग हो भी जाती है, एंड व्हिच आई होप डज़न्ट हैपन, देन यू विल हैव अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। क्या इस्तेमाल करके मिडल ईस्ट को छोड़ दिया गया है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से? क्योंकि मैं ये खबर देख रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हालाँकि शायद वो कुछ ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है सऊदी अरब में और यूएई में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमें बिल्कुल छोड़ दिया है और सिर्फ़ इज़राइल के इंटरेस्ट के लिए। क्या आप इसमें कोई सच्चाई देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो अरब ममालिक हैं उनके साथ यही हो रहा है? वो स्टेटमेंट मैंने गौर से सुना और मुझे थोड़ी हँसी भी आई। ये आपको पहले सिग्नल मिल गया था जब इज़राइल ने क़तर पे हमला किया था। तो जब इज़राइल ने क़तर पर हमला किया, तो जो अमेरिका का जो इतना बड़ा बेस है वहाँ पर, व्हाई डिड इट नॉट सपोर्ट? इज़राइल के आके क़तर पे हमला किया, तो आपने अमेरिका को क्यों लेकर आया था? अमेरिका का बेस क़तर में इसीलिए है कि वो क़तर को प्रोटेक्ट करे, एंड वहाँ पे इट वाज़ वेरी क्लियर कि द अमेरिकन्स डिड नॉट प्रोटेक्ट क़तर। तो अगर जब उनको बात समझ में ये नहीं आई कि द मिडल ईस्ट इज़ नॉट ए प्रायोरिटी एट ऑल, मिडल ईस्ट के जो पैसे हैं, उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पैसे के लिए उनको टॉलरेट कर रहे हैं। दे अमेरिकन्स हैव अटर कंटेम्प्ट इनकी कल्चर के लिए, हमारे रिलिजन के लिए, और दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अरब्स, एंड और आई डोंट सी व्हाई, मतलब कि क्यों उनको रिस्पेक्ट है सिवाय उनके पैसों के लिए, एंड दे वांट देयर मनी। तो मुझे नहीं लगता कि द यूएस विल गोइंग टू प्रायोरिटाइज़ इनका प्रोटेक्शन, लेकिन आप देखिए, ईरान के पास एक लिमिटेड आर्सेनल है, 3 साढ़े 3 हज़ार से ज़्यादा मिसाइल्स नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने और बनाए तो 4,000 तक होंगे, बड़े शॉर्ट रेंज मगर, और जो जिस रेट पे वो जा रहे हैं, 70 टू 80% ब्लॉक हो रहे हैं। तो समझिए आप कि अगर ये 4,000 पूरे फायर कर देते हैं, तो 3,200 से ज़्यादा तो ब्लॉक हो जाएँगे, बाकी के 700-800 आर गोइंग टू हिट 700-800 टारगेट्स। तो ये मिडल ईस्ट में भी यही हो रहा है कि वो अगर 100 ड्रोन्स और 100 रॉकेट्स फेंक रहे हैं दुबई, तो 70-80 वो ब्लॉक कर रहे हैं, और वो ब्लॉक ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से, अमेरिकन पेट्रियट्स, अमेरिकन बेसिस जो है, वो इनको ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो ईरान पे हो रहा है, दैट विल टेक डेकेड्स फॉर देम टू रीबिल्ड। मतलब ईरान बहुत ही गरीब और कमज़ोर मुल्क बन जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वॉर, एंड डेवास्टेटेड, मतलब ये बहुत चीज़ें तोड़-फोड़ देंगे उनके, एंड ईरान डज़ नॉट हैव द रिसोर्सेज़, और अगर सैंक्शंस लगे लगे रहे तो फिर वो तेल बेचकर पैसे लाकर दे वोंट बी एबल टू रीबिल्ड। लेकिन गल्फ के लिए जो डैमेज, जैसा कि दुबई एयरपोर्ट पे एक रॉकेट आके मिसाइल लग गई, वो एक हफ्ते में दे कैन रिपेयर। लेकिन जो डैमेज, जो रियल डैमेज हो रहा है, वो जो जो की था गल्फ के लिए कि दिस इज ए प्लेस विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल टू मूव। देखिए आप, सानिया मिर्जा हमारी टेनिस प्लेयर, अब वो वहां रहती है। रॉजर फेडरर का एक वो मकान है। मैं सुना कि सऊदी, ये यूएई की गवर्नमेंट ने सेलिब्रिटीज़ को खुद पैसे देके, घर देके, तो क्या आप इराक में इन्वेस्ट करेंगे कोई भी बात? तो वही हाल हो जाएगा ऑफ द गल्फ। और एक मज़े की बात ये हो सकती है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है, वो शायद आज के बाद पलट जाए। जो आपने जो जो कोट किया कि 27% अप्रूवल रेटिंग्स है, उसमें एक कैवेट ये था कि जो रिपब्लिकन्स है 50% के सपोर्ट जो कर रहे हैं, बट उनका सपोर्ट इज़ गोइंग टू गो डाउन इफ देयर आर अमेरिकन कैजुअल्टीज़। तो अभी ऑलरेडी 4, वो पोल वाज़ बिफोर द न्यूज़ के 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 3 जेट फाइटर्स गिर गए हैं। ये कहना कि कुवैत ने फायर किया, इट्स अ फ्रेंडली फायर, इट इज़ रिडिकुलस। कुवैत के पर्सनल नहीं, ये सारे अमेरिकन्स ही अ, चला रहे हैं ये पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह। सो अगर फ्रेंडली फायर हुआ, इट इज़ लाइक सेइंग कि अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस ने अमेरिकन ही एयर फोर्स को शूट कर दिया। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट, जैसा इंडिया के साथ हुआ था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। तो आई थिंक ये परमानेंटली ट्रम्प को लग जाएगा कि एटलीस्ट सारी दुनिया जानती है कि आज 3 जेट्स इनके गिर गए। एक का तो वीडियो भी बहुत क्लियरली साफ नजर आ रहा है। तो आई आई थिंक कि जैसा-जैसा जो कॉस्ट बढ़ते जाएगा इस वॉर का,
उसमें परेशानियाँ बढ़ती जाएँगी गल्फ़ के लिए। क्या आप आने वाले दिनों में ऐसा होता देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है अगर जंग आगे बढ़ती है और जो कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये तो लग नहीं रहा है कि थमेगी क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान तो ख़ास तौर पर नहीं क्योंकि उसके पास अगर कुछ है तो वो है उसके पास उसका वो जज़्बा, वो उसकी पोस्चरिंग, वो ये बताना कि आग शुरुआत तुमने की है लेकिन आखिर हम इसका करेंगे। और इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि चाइना से लेकर रशिया जो तमाम कंट्रीज़ ईरान के साथ खड़े हैं, जो फुल सॉलिडेरिटी और सपोर्ट दे रहे हैं और इसके अलावा ये भी चाइना की तरफ से कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामनेई के की शहादत से पहले रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाइना ईरान को दे रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर भी मानते हैं क्या ईरान का? और दूसरा अगर चाइना ये तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो क्या अब वो आगे अपनी जो सॉलिडेरिटी है, वो किस तरह से चाइना और रशिया ईरान को एक्सटेंड करने जा रहे हैं? क्योंकि यही आगे तय करेगा कि ईरान कितना लंबा टिक सकता है। देखिए, जो ख़मेनी का जो असैसिनेशन हुआ है, वो तो मैं जनरल पेट्रायस को जो सुन रहा था, जो फ़ॉर्मरली सीआईए के डायरेक्टर भी थे, वो इतने हैरान-कुन थे। इसेस कि इतनी इनकी ह्यूब्रिस लफ्ज़ उसने किया कि ईरान क्या इतना अनाह बढ़ गया था कि वो ओवर ग्राउंड अपनी अपनी ही ऑफ़िस बिल्डिंग में अपनी लीडरशिप से मिल रहे थे। इट इज़ सो स्ट्रेंज। देखिए, जंग शुरू होने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जेरूसलम में जाकर तकरीर कर रहे थे, जब ही मैं कह रहा था कि सैटरडे को जंग शुरू हो जाएगी और मेरे पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस एक्सेस नहीं है। जस्ट बाय रीडिंग ओपन सोर्सेज़ से आई वाज़ एबल टू प्रेडिक्ट कि मैं कह रहा था कि ये कितनी गलत कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब कि उनके होते हुए जंग शुरू हो सकती थी, राइट? तो ये जंग सैटरडे इसलिए शुरू हुई कि अमेरिकन्स वे सरप्राइज्ड कि उनको पता चल गया सीआईए को कि ये ख़मेनी इज़ हैविंग ए मीटिंग इन हिज़ ऑफिस और फिर उसको स्ट्राइक किया उन्होंने। तो ये इंटेलिजेंस देखिए, जब हमास के लीडर को जो इज़राइल ने मारा था, जो आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में, उसी के कमरे में फेस को आइडेंटिफ़ाई करके मारा, दैट टेल्स यू कि इज़राइल का ईरान में और ईरान के रिजीम में इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन काफ़ी डीप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दे हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड। अमेरिकन्स हैव, रशिया में भी है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है। क्योंकि क्या होता है, जो रिप्रेसिव सरकार है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे जो ईमेल्स आ रहे हैं, जो ईरानी स्कॉलर से मैं बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ उनको जवाब देने के लिए। अगर वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है वगैरह तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन आई एम अफ्रेड टू इंटरैक्ट विद एनी इरानियंस व्हाइल दिस वॉर इज़ ऑन बिकॉज़ आई कुड बी अक्यूज़्ड ऑफ, हालाँकि मेरे पास कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हुँ। लेकिन वो रिप्रेसिव रेजिम्स में जैसा रशिया वगैरह है, तो वहाँ पर ये वेस्टर्न मुल्क हैव मेनी थिंग्स टू ऑफर। पैसा, आपकी फैमिली को हम यहाँ पे बसा लेंगे, आपके बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में। सो दे आर ईज़िली एबल टू करप्ट पीपल इन अदर्स। इसलिए चाइना ने एक नया रूल बनाया कि उनके ऑफ़िशियल्स जिनके फैमिलीज़ बाहर रहते हैं, उनको वो पर्च करना शुरू कर दिए हैं, अपनी गवर्नमेंट से निकाल देते हैं। अगर आपकी फैमिली चाइना में नहीं है, तो यू कांट वर्क इन द सीनियर पोज़ीशंस। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर ख़मीनी का हुआ, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट इज़ ए साइन ऑफ थोड़ा ह्यूब्रिस उनका कि दे थॉट के या तो दे मिसकैलकुलेटेड कि ये जंग शुरू नहीं होंगी क्योंकि जिनेवा के टॉक्स वर गोइंग सो वेल। लेकिन देखिए, ये 2 बार हो चुका है। लेकिन इसका एक और एंगल प्रोफ़ेसर मुक़्तदर इसका एक और एंगल है जो ये कहा जा रहा है कि उनको पता था कि अमेरिका और इज़राइल कभी भी हमला कर सकते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि टॉप लीडरशिप उनका निशाना है और सबसे ज़्यादा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, ये उनको पता था। और जिस तरह से चाइना की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कि वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये दरअसल आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से जब ये कहा गया कि वो कहीं सेफ प्लेस पर चले जाएँ, तो उन्होंने ये कहा कि क्या जो 19 मिलियन लोग हैं ईरान के, उनको भी क्या आप उस सेफ जगह पर पहुँचा सकते हैं? अगर नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और 19 मिलियन प्लस 1 यानी कि आप प्लस 1 में मुझे काउंट करिए। तो क्या ये भी एक तरह की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो ये कहें कि भई शहीद होकर शायद वो ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए हैं और जिस तरह से क्योंकि इसका एक रिलिजियस एंगल भी है, इसका एक जज़्बाती एंगल भी है।
और उसको बिल्कुल इसमें इसमें आप उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, जो शहादत का पूरा कॉन्सेप्ट है शिया कम्युनिटी में ख़ास तौर पे। I think depriving Iran of leadership on day one itself is not a responsible decision. शहादत वहादत दूर की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पहले ऊंट को बांधो, फिर आप अल्लाह ताला पर यकीन करो। फर्स्ट मेक श्योर दैट यू टाई द कैमल, देन यू प्रे, वरना आपका कैमल चला जाएगा। सो दिस प्रैग्मेटिज्म एंड रियल वर्ल्ड रियलिज्म, देखिए पुराने ज़माने में और until very recently ये सिर्फ इज़राइल इज़ द वन व्हिच टारगेट्स लीडरशिप, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर्स वगैरह होते हैं उसमें प्रोफेशनल आर्मीज़ को ये कहा जाता है कि ओपोनेंट के लीडर्स को टारगेट ना करें, क्योंकि अगर आप ओपोनेंट के लीडर्स को टारगेट करेंगे तो जो लोअर रैंक्स के लोग हैं, विदाउट लीडरशिप इट विल क्रिएट केओस मुल्क में। तो अब हुँ। आप देखते जाएँगे कि ना सिर्फ ख़मेनी गए, डिफेंस मिनिस्टर भी चले गए और चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी। तो एकदम एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया, तकरीबन 40 टॉप लीडर्स मारे गए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो एन अपॉर्च्युनिटी फॉर न्यू ब्लड टू कम इन, क्योंकि अली ख़मेनी कुछ 40 साल से वो वहाँ पे थे, 19 मतलब 10 साल आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे, उसके बाद से यही हैं, 37 ईयर्स से उनकी हुकूमत चल रही है। बट आई थिंक इट शोज़ टू ए ग्रेट एक्सटेंड के वेस्टर्न इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इज़ ज़्यादा। चाइना का जो इंटेलिजेंस आ रही है, इट इज़ कमिंग अबाउट यूएस। तो हुँ। चाइना इनको बताएगा कि अमेरिका के फोर्सेस कहाँ हैं, अमेरिका कौन से फोर्सेस मोबिलाइज कर रहा है, कहाँ से आपको टारगेट्स आ रहे हैं। उस तरह का रियल इंटेलिजेंस अगर वो दे रहा है, इफ द कम्युनिकेशंस आर एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स अमेरिकन्स विल ट्राई टू डू इज टू कट ऑफ वो कम्युनिकेशंस बिटवीन ईरान और अब देखिए अभी तक जितना भी इसराइल ईरान का जो रिस्पांस रहा है, उससे नज़र नहीं आ रहा है कि पिछले 8 महीने में, यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से कोई नए हथियार रशिया से या चाइना से ईरान को मिले हैं। और हैरत की बात ये है कि जो पहली रात को जब यूएस इज़राइल हमला कर रहे थे तेहरान पर, उस रात को मॉस्को ने यूक्रेन पे जो हमला किया उसमें शादाब मिसाइल्स का ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। सो टू मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है विद ईरानियन ड्रोन्स और ईरान के पास S-400 नहीं है, और विच इज़ द रशियन मेन डिफेंस जो इंडिया ने इतनी शानदार तरीके से यूज़ किया था इन ऑपरेशन सिंदूर। सो इट शोज़ कि ये सवाल, इनफैक्ट मैं आजकल में आई विल बी राइटिंग ए पीस कि चाइना का जो पोजीशन है इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बहुत क्लियरली वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान के जो जेट फाइटर्स थे वो JC-10s और JF-17s वो चाइना के थे। PL-15 जो कहते हैं कि इंडिया के जो जेट्स को गिराए हैं वो चाइनीज मिसाइल्स थे। रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये तो इंडिया का दावा है कि चाइना वाज गिविंग रियल टाइम इंटेलिजेंस टू टू पाकिस्तान। आप ये सब ईरान के साथ होता हुआ नहीं देख रहे नहीं, हैं? नहीं देख रहे हैं। चाइना इज़ नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल मिलिटरीली। चाइना का जितना भी आप ओपन सोर्सेस से गैदर कर सकते हैं कि चाइनाज़ रिलेशनशिप विद ईरान हैज़ बीन ओनली कमर्शियल। यानी चाइना कहेगा कि देखो आपके ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, हमारे अलावा 90% तेल चाइना का चाइना खरीदता है ईरान का, बाकी कोई नहीं खरीदता। इंडिया तो 2020 से पहले 2017 में ही, जैसा ट्रंप के फर्स्ट टर्म के बाद से इंडिया ने तेल खरीदना छोड़ दिया है ईरान से। तो द ओनली कंट्री दैट इज बाइंग ऑयल अभी भी हॉर्मुज से चाइनीज और रशियन शिप्स को अलाउ कर रहा है ईरान। सो चाइना माइट कंटिन्यू टू बाय ईरानियन ऑयल इस दौर में, और कह रहे हैं कि डुअल टेक्नोलॉजी काफ़ी दी है। डुअल टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी आपकी वीडियो गेम्स में आती है वो ड्रोन्स को भी उड़ाती है, तो सेम टेक्नो इस तरह की चीज़ें चाइना ने बहुत दी हैं और हैज़ सोल्ड प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इन ईरान। लेकिन ऐसा डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वेपन, जैसा कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर से 1 हफ्ता पहले टर्की से बड़े-बड़े हवाई जहाज़ भर के हथियार आ रहे थे, चाइना से हथियार जा रहे थे पाकिस्तान को, उस तरह का कुछ चीज़ हमको नज़र नहीं आई। और सो रशिया का रोल आप क्या देख रहे हैं इसमें? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईरान कितने वक़्त तक सर्वाइव कर सकता है इस जंग में? 2 चीज़ें हैं। देखिए ईरान के लिए विक्ट्री इज़ सर्वाइवल।
अगर ईरान की ये जंग जभी भी रुकेगी, मेरे ख़्याल से और 4 हफ़्ते तो ये चलेगी, उसके बाद से अमेरिका का स्टैमिना ख़त्म होने लगेगा, ठीक है? और इज़राइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एम्यूनिशन ख़त्म हो, पैसे ख़त्म हो, इमीडिएटली अमेरिका से वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो एक चीज़ ये है, आपको याद है कि जंग शुरू होने से पहले जो जो जॉइंट चीफ्स है अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि दिस वॉर इज़ नॉट अ गुड आइडिया क्योंकि हमारे एम्यूनिशन सप्लाइज़ कम हैं। जो इतनी जंग जो इज़राइल ने लड़ी है और यूक्रेन को और इज़राइल को जो हथियार अमेरिका ने ट्रांसफ़र किया है, कि अमेरिकन मिलिट्री इज़ वेरी वरीड कि दे डोंट हैव द नेसेसरी सप्लाइज़ फॉर लॉन्ग एंड मल्टीपल वॉर्स जो हम रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 साढ़े 4 महीने के बाद अमेरिका के पास भी सप्लाइज़ कम हो जाएँगे। लेकिन उस 4 हफ्ते में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ईरान की कैपेसिटी टू हिट लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स वो खत्म हो जाएगी विद द एग्ज़ॉशन ऑफ 3-4 हज़ार जो रॉकेट्स हैं, नए तो नहीं बन सकते ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम। सो इट विल रिज़ॉल्व टू अदर टैक्टिक्स जैसा कि छोटे बोट्स लेकर आएँगे, गुरिल्ला वॉरफेयर व्हिच मीन्स मिडल ईस्ट में जो करीब हैं और जो ऑयल शिप्स, टैंकर्स उस तरह के टारगेट्स। एंड मेरे ख़्याल से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो इराक़ में और जो हिज़्बुल्लाह टाइप जो दूसरे मिलिशियाज़ हैं, उनको वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि गो एंड अटैक यूएस टारगेट्स। जिस तरह के इराक़ वॉर में वो आईईडीज़ वग़ैरह, उस तरह का लो इंटेंसिटी वॉर होगी। और मुझे लगता है कि इफ द इरानियन पब्लिक राइजेस, आप देखेंगे द सेकंड फेज विल बी मोर ऑफ सप्रेशन रिप्रेशन डोमेस्टिकली अगेंस्ट द दोज हु आर प्रोटेस्टिंग। तो ईरान का गोल है टू सर्वाइव एज द रिजीम, यानी इस्लामिक रिपब्लिक बची रहे। एंड इफ दे सर्वाइव देन इट इज अ विक्ट्री फॉर देम कि वो बच गए। लेकिन मुझे लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू कम एट द एंड ऑफ इट इज कि जो माइक हकबी ने टक्कर कार्लसन को कहा था कि लेट इज़राइल टेक एवरीथिंग, तो ये जो मिडल ईस्ट है पूरा का पूरा खित्ता सऊदी अरेबिया से लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक, वो अब इज़राइल की गुलामी में जिएंगे। और इज़राइल इज कैन गो एंड लिव अंडर बंकर्स फॉर 7 डेज कंटिन्यूअसली। तो और फिर उनके पास आयरन डोम है और दूसरे भी मैकेनिज्म्स है टू डिफेंड अगेंस्ट द मिसाइल्स। तो जो हजारों मिसाइल्स भेज रहा है उसमें से देखिए व्हाट इज इट कॉल्ड, अगर से इज़राइल के पास 50 रॉकेट्स के खिलाफ डिफेंड करने की कैपेसिटी है, तो ईरान को 55-60 रॉकेट्स मारना पड़ता ताकि वो 50 ब्लॉक कर लें ताकि 10 टू गो थ्रू। सो दे आर डिप्लीटिंग अ लॉट ऑफ देयर एसेट्स टू हिट ए फ्यू टारगेट्स इन इज़राइल। तो जब वो एसेट्स डिप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इज़राइल विल बी सेफ, और जो जो जंग होती रहेगी वो गल्फ में रहेगी। एंड वहां पे बड़ा सवाल होगा कि इज दिस वॉर गोइंग टू एंड विद अरब्स फाइटिंग ईरान हुँ। while the US and Israel withdraw? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और यही मेरा अगला सवाल भी है और क्योंकि मैं कन्वर्सेशन को बहुत लंबा नहीं रखना चाहती, तो 2-3 क्विक क्वेश्चन्स मेरे हैं आपके और क्विक रिप्लाई मैं आपसे चाहूँगी। सवाल मेरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद किया, ऑयल रिफाइनरीज़ को वो निशाना बना रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में और ज़्यादा वो निशाना बनाएँ। क्या जो अरब कंट्रीज़ हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो अमेरिका और इज़राइल को ये कन्विंस करें कि वो नेगोशिएशन की टेबल पर आगे बढ़ें और ईरान के साथ नेगोशिएशन शुरू करें ताकि ये वॉर रुक सके? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होने जा रहा है और जो हो रहा है, वो ज़ाहिर-सी बात है अरब कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ मेरा जुड़ा सवाल ये है कि क्या आगे आप इसको शिया-सुन्नी वर्सेस होते हुए भी क्या देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका और इज़राइल के लिए तो ये एक ख्वाब जो है वो हकीकत में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन होगी। क्या ये भी आप आगे पेजेज़ पर देख रहे हैं होता हुआ? जो पब्लिक में जो हमारे पास नॉलेज थी कि अरब मुल्क्स कांस्टेंट प्रेशर कर रहे थे अमेरिका पे कि इस मसले को आप डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करें। ये एमबीएस का पब्लिक बयान था, यूएई का भी पब्लिक बयान था, क्योंकि उनको पता था कि दे आर गोइंग टू बी द टारगेट्स। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था आई विल हिट अमेरिकन बेसिस इन द रीजन, यानी इन्हीं मुल्कों पर। तो तो वो बात नहीं मानी अमेरिका ने, राइट? अमेरिका ने कहा कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर सिक्योरिटी, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट एस्टैब्लिशिंग इजरायली हेजेमनी इन द मिडल ईस्ट। यही है ना, इस जंग का मकसद ही ये है कि कोई दुनिया में ऐसा मुल्क ना रहे जो इजराइल को चैलेंज कर सके या इजराइल को थ्रेटन कर सके। दैट इज द गोल। वो बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब 1996 से कह रहा है नेतन्याहू कि कल बन जाएगा, और
ये 30 साल से हो रहा है। तो वो बात नहीं मानी। अब ये प्रेशर जाके जब डालेंगे तो अमेरिका कहेगा कि फाइट फॉर योरसेल्फ। अमेरिका क्यों कहेगा कि व्हाई शुड वी सैक्रिफाइस, क्योंकि अमेरिकन लीडर्स जो है वो ऐसा बात करते हैं जैसे कि इजरायली इंटरेस्ट इज अमेरिकन इंटरेस्ट ना। हिकसत की बात सुने तो दे आर सेइंग कि वी आर फाइटिंग फॉर सिविलाइजेशन। और देखिए, अरब मुल्कों से पहले मुझे लगता है कि शायद यूरोपियन मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। जो जर्मन चांसलर है, म्यूनिख में इतनी बड़ी तकरीर दी इंटरनेशनल लॉ की, और फिर एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि ये जो वॉर यूएस और इज़राइल ने शुरू की है, इट इज़ अगेंस्ट, इट्स एन इलीगल वॉर, इट इज़ नॉट सैंक्शन्ड बाय द नेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दिस इज़ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये तो इलीगल वॉर है। लेकिन इस इलीगल वॉर के बारे में यूरोपियंस कुछ नहीं कह रहे हैं, और यूरोप पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है टू जॉइन द वॉर फ्रॉम द इज़राइली लॉबी, और अरब्स खुद प्रेशर डाल रहे हैं। ये यूएई वगैरह जाकर इनको कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्ट करें। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यूरोपियन मुल्क शायद कम टू प्रोटेक्ट द अरब कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ फ्रॉम ईरान। लेकिन अल्टीमेटली ये हो सकता है कि अगर लेट्स से कि सुना कि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से ये तबाह कर देते हैं 2-3 महीने में, और फिर एक किस्म से एक प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे ईरान में, और जो लोकल पुलिस वगैरह है वो दबाते रहेगी, लाइक ए टोटल केओस का सिचुएशन इमेजिन करें आप। उस सूरत हाल में देयर विल बी ग्रुप्स दैट विल इमर्ज, जैसा कि आईसिस 2.0 कह सकते हैं आप, उस तरह के ग्रुप्स हु विल हिट द अरब कंट्रीज, क्योंकि वो इजराइल पे, देखिए, कभी अल-कायदा ने या आईसिस ने इजराइल पे हमला नहीं किया। कभी सुना है आपने ये बड़े-बड़े या तालिबान ने, सिवाय हमास और हिजबुल्लाह के और किसी ने, सिर्फ ईरानियन प्रॉक्सीज ने इजराइल पे हमला किया है। सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कभी इजराइल पे हमला नहीं किया है। सो सो ये द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स कुड इमर्ज व्हिच विल कीप टारगेटिंग द गल्फ, व्हिच आर इजी टू हिट। और ये जो शिया सुन्नी की बात कही है आपने, बयानात सुने जो टीटीपी और तालिबान के तरफ से आ रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग, मतलब वो तो जितनी बेगैरत अफगानिस्तान की सरकार हो चुकी है तालिबान, मैंने आज तक देखा नहीं। ये मुजाहिदीन का दौर नहीं है। आई मीन दे आर स्टैंडिंग वेरी क्लियरली विद इजराइल। और ये जो बयानात जिस तरह से वो दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, दे आर यूजिंग द शिया सुन्नी डायलॉग, ईरान हैज नॉट यूज्ड। जो बयान आ रहे हैं, आप उनको क्या तालिबान का ऑफ़िशियल बयान मान रहे हैं? टीटीपी के लीडर्स के बयानात हैं, और ओके। हाँ, और तालिबान के लीडर्स के बता, मतलब उनकी बहुत केओटिक लीडरशिप है ना, मतलब आपने कभी उनके जो मेन हेड है वो कभी बात ही नहीं करते हैं, मतलब आमिरुल्लाह खान मुत्तकी के अलावा कोई हायर रैंक बंदे की आपने पब्लिक स्टेटमेंट्स तो नहीं सुनी है ना। सो देयर इज दिस प्रॉब्लम के, बट खैर छोड़ दें आप, तालिबान इज अ मार्जिनल फ्रिंज ग्रुप। आई थिंक द की फिगर इज एमबीएस। अगर एमबीएस प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम बिकमिंग ए सुन्नी शिया डायलॉग, और वो आउटरीच करते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को बुला के उसको लथाड़ दिया है कि भाई आपने हम पर क्यों अटैक किया है। भाई आप अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर रीजन में, आप हाउ कैन यू नॉट बी एन एलाई ऑफ अमेरिका। एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हम अमेरिका के फ़ौजें हमारे पास रखेंगे, जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ कर लेगी आपके खिलाफ, और आप हमको ना अटैक करें। इट्स अ वेरी अनवायबल पोजीशन, यू हैव टेकन साइड्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू गो टू अ फेज। देखिए, द मुस्लिम वर्ल्ड में ना तो साइंटिफिक तरक्की है, ना तो डेमोक्रेटिक तरक्की है। एक छोटा सा हिस्सा है मुस्लिम वर्ल्ड का जहाँ पे थोड़ा पैसा है, बिकॉज ऑफ ऑयल। फॉरेन पॉलिसी उनकी आइडियोलॉजिकल नहीं होती, जैसा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी कि हम विकसित ईरान बना देंगे। आई गारंटी यू ईरान वुड हैव बीन ए मोर डेवलप्ड कंट्री देन यूरोप टुडे। इतना उसमें रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ईरान के आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। आपको पता है उनके पास हर साल एक मैथमेटिक्स का टूर्नामेंट होता है, और पिछले 10 साल में हमने उनके 3 चैंपियंस को चुरा लिया। बाय हम कह रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी खुद, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में उनको फुल स्कॉलरशिप देके उनके पीएचडी यहाँ पे बुला लेते हैं उनको, और वो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पढ़ा कर रुक जाते हैं। सो वी हैव बीन स्टीलिंग इरानियन ब्रेन्स फॉर डेकेड्स। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईली एजुकेटेड, कॉम्पिटेंट उनका सिविलाइजेशन है, उनकी पब्लिक है, और उनकी रिसोर्सेज, दे कुड हैव बिकम बेटर देन स्पेन या पोर्चुगल। ये तो कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में। बट
ये जो आइडियोलॉजिकल फोकस हुआ है उसका मतलब दे वेंट एंड फॉट द बिग मोस्ट पावरफुल अलायंस, और उसका आप नतीजा देख रहे हैं, दे विल बी पुश बैक वेदर दे सर्वाइव और नॉट। देखिए ये 2 महीने में इतना तबाही मचा देंगे अमेरिकन्स और इजरायलीज ईरान में कि what will be left will be Iran at least 10-15 years behind. प्रोफ़ेसर मुख्तदर, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से अमेरिका और जब हम इज़राइल की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जंग में ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का होने जा रहा है, इसमें कोई दो जी, राय नहीं है। वो एक जी, अकेला कंट्री है जो खड़ा है, अपने दम पर लड़ रहा है। उसके ऊपर सालों के सैंक्शन्स लगे हुए हैं, उसमें भी उसने जी। जितनी तरक्की की है और जिस तरह से वो लड़ रहा है, अपने दम पर झुका नहीं है, डरा नहीं है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है और उसको कहना चाहिए। आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल इन दोनों का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है? क्या इज़राइल का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है? क्या आपको लग रहा है इज़राइल और अमेरिका ये जंग लड़ के ईरान को बर्बाद करके आसानी से निकल लेंगे? देखिए, आप पिछले 2 साल में इज़राइल ने 7 अरब मुल्कों को हमला किया। लेबनान को तबाह कर दिया। लेबनान को तो पिछले 1980s से ये मुसलसल उसको रेप किए जा रहा है इज़राइल। बट इज़राइल की पर कैपिटा देख लीजिए आप, इट इज़ ओवर 50-60,000। उसकी पॉपुलेशन इनोवेशन में आगे है, इकोनॉमी, और जब भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो छोटा मुल्क है सिर्फ 9 मिलियन की, अमेरिका से हमारे जो कहते हैं ना कि सोफ़ा के नीचे जितने पैसे जो कॉइन्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत इधर-उधर पड़े हुए 20 बिलियन डॉलर, देखिए बाइडेन जाते-जाते 20 बिलियन देके चला गया, 20 बिलियन डॉलर्स। ट्रंप भी इनको 10 बिलियन ऐसे ही दे देगा। अमेरिका के लिए 10 बिलियन डॉलर्स इज नथिंग, लेकिन इसराइल के लिए इट इज ह्यूज। मतलब इट इज मोर देन $1,000 पर सिटीजन हो जाएगा उनके लिए। तो उनके जितने भी लॉसेस है वो अमेरिका की सरकार और अमेरिका में जो बिलियनर्स बैठे हुए हैं। देखिए जो मुस्लिम बिलियनर्स है, क्या वो पैसे देंगे ईरान को रीडेवलप करने के लिए? नहीं। हुँ। ईरानियन बिलियनर्स भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो जाके पेरिस में अपार्टमेंट्स करेंगे, तमाशे करेंगे, नंगापन करेंगे। लेकिन इज़राइल के बिलियनर्स दे विल पंप प्रो इज़राइली अमेरिकन बिलियनर्स, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट बिलियन जैसे बिल एक्करमैन है, मिरियम एडल्सन है, इनके पास लैरी एलिसन है, माइकल ब्लूमबर्ग है, ये सारे के सारे विल इमीडिएटली इन्वेस्ट प्रिपेयर। जी। तो फिर भी आपको लगता है कि अमेरिका और इज़राइल इसमें सर्वाइव करेगा? उनके अंदर से जो जो उनकी उनके जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, क्या वो एक तरह से रिवोल्ट नहीं करेगी? क्या ये मुश्किलें नहीं पैदा होंगी जो ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है कम से कम अमेरिका में तो? देखिए, आप इराक और अफ़गानिस्तान के जो 20 साल हम वहाँ पे ऑक्यूपाई किए थे, तो उसमें जो कैजुअल्टीज़ हुए हैं, 3-3, 4-4 हज़ार अमेरिकन्स का डेथ हुई है इन ईच ऑफ दोज़ कंट्रीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स, राइट? लेकिन उससे यस, आप कह सकते हैं कि 70% जो इराक में ऑक्यूपाई करके लोग वापस आए हैं सोल्जर्स, उनको पीटीएसडी हो गया है। देयर आर लॉट्स ऑफ दोज़ काइंड ऑफ क्राइसिस। अब ये जो सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं, वापस जो आएँगे, उनमें देयर विल बी पीटीएसडी, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। सुसाइड रेट, अमेरिका की फ़ौज की जो सुसाइड रेट है, फ़ौजियों की, वो अमेरिकन पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा है। So those kind of cost is there, बट ये अ, कि अमेरिका की जैसा कि जीडीपी ग्रोथ रेट है या पर कैपिटा इनकम है या जॉब लॉसेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, अमेरिका का तो कुछ भी नहीं होने वाला है इस जंग में। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज के अमेरिका का रेपुटेशन तो वो तबाह हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, इनफैक्ट लोग यहाँ पे मजाक से कह रहे हैं कि अगर ईरान को तबाह करना ही था तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बना देते ईरान का। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं एंड ही इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अमेरिका का ज्यादा डैमेज कर रहे हैं बाय दिस वॉर ऑल्सो, बिकॉज इस वॉर के बाद even the Arabs have realized कि they can't trust America, so they are going to look for alternatives, और वो alternatives उनको मिल नहीं रहे। मतलब सऊदी अरेबिया के alternative क्या है? पाकिस्तान डिफेंस के लिए, क्या पाकिस्तान अब आके प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा सऊदी अरेबिया को फ्रॉम ईरानियन मिसाइल्स? वेयर इज पाकिस्तान? हमला तो हो रहा है ना सऊदी अरेबिया पे। सो माय आर्ग्यूमेंट इज कि देखिए, ये कहना कि हमने खड़े रहे एंड वी फॉट, फाइन, दैट इज ए ग्रेट थिंग, लेकिन आपका घर जल गया, आपकी पूरी फैमिली मर गई, तो ये खड़े रह गए
मतलब मैंने बट ये कह दिया, प्रोफ़ेसर वो कह मुक़त्तदर दिया। साहब कि जी। ये फिर ऑप्शन क्या है? ईरान के पास यही ऑप्शन है। वो हर तरह से उन्होंने सारी सारी उन्होंने टॉक्स जो हैं उसमें पॉज़िटिव रोल उन्होंने निभाया। कभी उनकी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो न्यूक्लियर पावर जो हैं वो बन रहे हैं, वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उन्होंने इतने परसेंट तक बढ़ा दिया है, तमाम चीज़ें। अगर न्यूक्लियर पावर होता वाक़ई में ईरान, तो अमेरिका और इज़राइल की कभी हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ इस तरह से आँख उठाने की। तो ये यही मेरा आपसे आखिरी सवाल भी है कि क्या ईरान के पास यही एक सिल्वर लाइन आप क्या देख रहे हैं? क्या वो ये कह सकता है कि टू डिफेंड आवरसेल्फ, आवर सॉवरेनिटी अपने कंट्री की को डिफेंड करने के लिए, अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए दे हैव द राइट कि वो अब एक न्यूक्लियर पावर बन जाएँ। उनके पास वाक़ई में अगर उन्होंने इतना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कर लिया है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरफ ईरान जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है और अगर ऐसा होता है, तो क्या इज़ इट गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वॉर? इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस वॉर इज गोइंग टू बी वर्स देन व्हाट इज द करंट सिचुएशन। बेहतरी नहीं होने वाली है किसी के लिए भी। नो वन इज गोइंग टू बी ए विनर आउट ऑफ दिस, ठीक है। एक्सेप्ट के जो, देखिए ईरान के दो हाथ थे जिससे वो लड़ता था, एक उसके प्रॉक्सीज और एक उसके बैलिस्टिक मिसाइल। एक हाथ तो एक हद तक काट दिया ना इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। हुतीस देखिए क्या कर रहे हैं, नॉट मच इन एक्शन। हुतीस एक दो जहाज़ों को उन्होंने टारगेट किया है, बट हुतीस आर नॉट एज बिग अ फोर्स एज दे वर लास्ट ईयर। हिजबुल्लाह इज नॉट एज बिग अ फोर्स एज इट वाज लास्ट ईयर। और जो दूसरे मिलिशियाज हैं इराक में तो खामोश बैठे हुए हैं अभी तक, दे आर नॉट इन एक्शन, राइट। सो एक हाथ उनका कमजोर हो गया है, दूसरा हाथ ये जंग के बाद वो बैलिस्टिक कैपेसिटीज आर गोइंग टू बी एरोडेड। और जो B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने पिछले रात और कल रात भी, दे आर ऑलरेडी टारगेटिंग जो रिमेनिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान के। सो गोइंग न्यूक्लियर इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। ये जो 20 साल से उन्होंने कोशिश की एंड दे रीच्ड ओनली 60% एनरिचमेंट पहुंचा था विद 400 किलो का उतना है। जितना उनके पास प्यूरिफिकेशन किया हुआ है ना बुशरा, वो 2 बैकपैक्स में आ जाता है। उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। ये और बात है कि आप वो बैकपैक उठा नहीं सकेंगे क्योंकि उसका वज़न 400 किलो होगा, बट दैट इज़ व्हाट दे हैव। तो दे कैन मेक, आप कह सकते हैं डर्टी बॉम्ब्स विद दैट। जिस तरह के क्लीन बॉम्ब्स अमेरिका वगैरह बना के यूज़ किए, वैसा नहीं। यू कैन मेक डर्टी बॉम्ब्स विद दो 60% प्यूरिफिकेशन। बट आई एम नॉट श्योर कि हु इज गोइंग टू टेक सच ए बिग डिसीजन के इनको बनाएं और फिर डिप्लॉय करें, और किसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे। इट इज बिकॉज द सेकंड चैलेंज इज कि आप एक डर्टी बॉम्ब बना भी लिए तो उसको डिलीवर करना इज नॉट दैट। ये और बात है कि आप कह सकते हैं कि अगर आप ये जो अमेरिकन कैजुअलिटीज है उसको छुपाना उतना आसान नहीं है, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। यहाँ पे कोई खामोश नहीं बैठेगा। अगर उनके बेटे के पास से टेक्स्ट मैसेज नहीं मिली जो बॉर्डर पे है, देयर मदर्स आर गोइंग टू गो क्रेजी, वाइफ्स गर्लफ्रेंड्स वगैरह दे विल बी ऑन। सो दिस अजम्पशन के 500 मरे और ट्रम्प कह रहे हैं कि सिर्फ 4, दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ईरान ने खुद जो 3000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मरे उनकी सारी लिस्ट ईरान ने खुद प्रोवाइड कर दी कि देखो ये 3100 कुछ मारे गए, इनके ये आइडेंटिफिक उनके आधार कार्ड का नंबर जो भी ईरान का वर्जन है, दे हैव रिलीज दैट। सो इन ए इंस्टीट्यूशनली डेवलप्ड मुल्क आप बिल्कुल ये कैजुअलिटीज छुपा नहीं सकते। यकीनन अगर ईरान सक्सेसफुली, अगर मैं गारंटी देता हूँ आपको, 200-300 अगर वो अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं 1-2 दिन में, तो ये जंग इमीडिएटली देयर बी सो मच प्रोटेस्ट इन अमेरिका कि ट्रम्प विल हैव टू बैक ऑफ। तो ये जो आप गौर करें कि द इतनी हद तक 2 दिन से मुसलसिल इन्होंने जो 2000 से ज़्यादा बम गिराए हैं ईरान के ऊपर, उसके रिटेलिएशन में इफ द कैजुअलिटी इज़ जस्ट 4 सोल्जर्स एंड 3 जेट्स, और इज़राइल में तो मिलिट्री कैजुअलिटीज़ भी नहीं हुए ना बुशरा अभी तक। तो जो कह रहे हैं कि 12 सिटिज़न्स जो मारे गए हैं, वहाँ पे भी द यूएस मीडिया इज़ ऑल ओवर द प्लेस। आप वो देख सकते हैं जो छोटा-सा शहर है जेरूसलम के पास जो डैमेज हुआ है। सो आई थिंक कि देयर विल बी डैमेज, बट अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आप ईरान की देखेंगे वो गल्फ में देखेंगे आप।
वो मतलब वो बच गया ना, बुर्ज खलीफा तो बच गया बिकॉज़ वो जो ड्रोन था इट मिस्ड इट एंड जाके वो 1-2 किलोमीटर दूर गया। तो देयर माइट बी मोर डैमेज देयर बिकॉज़ दीज़ कंट्रीज़ डोंट हैव द सेम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई पिछले 30-40 साल से अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज़राइल को दे देकर उसको एक बहुत बड़ा किला फोर्ट बना के रखा है रीजन में। उसकी पब्लिक is far more motivated and dedicated to fight for them than in any Muslim country. अपने पास इतने जासूस है ईरान में खुद there are people who are selling out to their own country to the West. तो this the asymmetry of power बहुत ही ज़्यादा है ये बात मैं आपको कह रहा हूँ. You may have some successful days. It is like saying कि yes कि हमने ओपनिंग 5 ओवर में बहुत ज़्यादा रन बना लिए बट एट द एंड ऑफ इट what is going to be left is a devastated Middle East with no strategic victory. ये मैं कह रहा हूँ आपको. ये और बात है कि अगर ईरानियन रेजिम सर्वाइव हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की वॉर फेल हो गई, जैसा कि हम कहते हैं कि अमेरिकन तालिबान से जंग हार गए हैं. लेकिन अफगानिस्तान में क्या रहा? कुछ नहीं. अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हुआ, थोड़े पैसे खर्च हुए, थोड़ा डेट बढ़ गया. जी। मैंने पिछला भी कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल मेरा ये आखिरी ही जी, सवाल है क्योंकि कन्वर्सेशन काफ़ी लंबी जा रही है एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स। ये वी विल हैव दोबारा अनदर आइए. राउंड ऑफ जी कन्वर्सेशन हाँ, जहाँ बिल्कुल, हम दोबारा बिल्कुल. इस पर बात करेंगे क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ काउंटर क्वेश्चन्स टू बिकॉज़ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर मेरे आपसे थोड़े इख्तिलाफ़ात हैं, थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरा डिसएग्रीमेंट पे नहीं है, मेरा ये है कि आपने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से कि वो इस वॉर में आएँ। अगर ईरान की तरफ से भी क्या रशिया और चाइना अगर इसमें आते हैं, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस जंग में किसके साथ हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके लिए उनको वहाँ पर उन्होंने कुछ कंट्रीज़ में फ़ोन्स किए हैं, इज़राइल को किया है, तो उन्होंने वो अपनी साइड उन्होंने पूरी तरीके से चुन ली। उन्होंने अपना पुराना दोस्त ईरान जो है, वो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि छोड़ ही दिया है, फ़िलहाल तो तस्वीर इसी तरह की है। मेरा सवाल ये कि क्या आप इसको ये एस्केलेट होता हुआ ऑब्वियसली वॉर नज़र आ रही है, क्या आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 जिसके बारे में बार-बार बात कही जा रही है, क्या आप इसको किसी भी तरीके से उसमें तब्दील होता देख रहे हैं? पहला तो सवाल ये है कि इंडिया इज़ इर्रेलेवेंट. क्या फ़ोन फ़ोन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं लीडर्स की. अगर अगर मुझे फ़ोन आया था भाई, अगर मोदी मुझे फ़ोन करेंगे, मैं बोला आई एम वेरी बिज़ी डीलिंग विद इरानियन क्राइसिस. आप उनका खुद का चैनल है बाय द वे, मोदी इज़ आल्सो ए यूट्यूबर. तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं तो देन वी विल डू अ शो, अदरवाइज़ डोंट वेस्ट माय टाइम बिकॉज़ ना तो आप हथियार देने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं. खाली फ़ोन करके ट्वीट करने से कुछ. सो इंडिया इज़ कंप्लीटली इर्रेलेवेंट. दुनिया के जितने भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया का कुछ भी दाखिल नहीं. यूक्रेन की वॉर में सिर्फ रशिया से तेल खरीदा बट इट्स इर्रेलेवेंट. छोड़ दें इंडिया को. एस्केलेशन की जो बात कर रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर कैन नॉट हैपन अनलेस द वॉर इज बिटवीन ग्रेट पावर्स. हुँ। वर्ल्ड वॉर उसी सूरत में होती है व्हेन इट इज बिटवीन ग्रेट पावर्स व्हिच इज अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना. अगर चाइना रशिया इस वॉर में एंटर नहीं करते हैं तो दिस विल नॉट बी ए वर्ल्ड वॉर. एंड आई कैन गारंटी यू अगर ये जाके हर घर जला दें ईरान का, तो भी चाइना इस जंग में नहीं उतरेगा और रशिया नहीं उतरेगा. ये मैं आपको बहुत क्लियरली आपको दे सकता हूँ. देयर आर नो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, देयर आर नो भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ईरान के हर घर को ये आग जला देंगे, एक मुस्लिम मुल्क नहीं है जो उसके साथ खड़े रहेगा. दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो दैट इज वाई इट्स नॉट गोइंग टू बिकम अ वॉर. एस्केलेशन दो हो सकते हैं. वन एस्केलेशन ये है कि यूरोपियन नेशंस खास तौर से बरतानिया इसमें इन्वॉल्व हो जाए. और बरतानिया पे प्रेशर अमेरिका से तो पड़ ही रहा है क्योंकि इट्स नॉट अलाउइंग अमेरिका टू यूज इट्स एयर बेसिस, बट प्रेशर यूएई से पड़ रहा है. देखिए ये पुराने कॉलोनीज है बरतानिया के. ब्रिटेन आपको पता है 1990s तक इनकी सारी सिक्योरिटी वाज मेंटेन बाय द ब्रिटिश. 2002 या 3 की बात है कि आई वाज इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएई. और मुझे इतनी हैरत हुई कि जब बंदे ने मुझे इंटरव्यू किया वो बरतानिया का, इट वाज अ ब्रिटिश सीनियर ऑफिशियल हु वाज इंटरव्यूइंग मी, नोबडी फ्रॉम यूएई. तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह वाज कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश.
तो एक इनके बाहर बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। आप कभी लंदन में फिरें, कतर के जो आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, हर जगह कतर कतर यूएई नजर आएगा। So एक escalation under pressure from the Gulf countries can be UAE, European countries आए। The second escalation is कि ये खुद, जैसा कि F-35 बहुत ज्यादा है, यूएई के पास है 30-35 F-35 है, will they use that to attack Iran? That is the second thing। क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से मिसाइल लॉन्चेस होंगे ईरान के खिलाफ? ये दो एस्केलेशंस है, और ये एस्केलेशन के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम अ थर्ड वर्ल्ड वॉर अनलेस चाइना एंड रशिया enter this and start attacking the US। और आप खुद सोच लें कि why will they take this chance? Because then it will, बहुत जल्दी वो न्यूक्लियर भी हो जा सकती है। बिकॉज जो अमेरिका के पास इस वक्त कन्वेंशनल वेपन्स का इतना डिप्लीशन हो गया है कि मेरे ख्याल से हम एक हफ्ता भी नहीं लड़ सकेंगे चाइना से तो क्या ये और चाइना रशिया से। और रशिया के लिए भी क्या एक तरह से सर्वाइवल का नहीं है? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि पावर का सेंटर वो बने, क्योंकि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, सो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो पावर का सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है। ईरान उसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। बहुत ही देखिए बहुत मतलब बहुत क्विकली मुक़्तदा हाँ, साहब क्योंकि ईरान जी। ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ईरान इज हुँ, अ मेंबर ऑफ एससीओ। क्या किया इन्होंने? अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना ब्रिक्स का आया ना एससीओ का आया। हाँ, इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। इंडिया तो जाके वहां पे वी स्टैंड विद इजराइल कहकर आ गए नरेंद्र मोदी जी। तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टैंड विद दीज कंट्रीज। देखिए ईरान चाइना बैठे बैठे देखिए पावर इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिलेटिव पावर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास 10,000 हवाई जहाज है, अगर आपके हुँ, पास 2 है मेरे पास 3 है तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि रिलेटिव पावर ज्यादा हो। तो जैसा इस जंग से हर everybody who is in the war is going to become less powerful at the end of it। इसराइल का भी कमजोर हो जाएगा, अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा, ईरान भी कमजोर हो जाएगा, गल्फ भी कमजोर। लेकिन हु इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड? विच इज चाइना। ना चाइना के रॉकेट खत्म हो रहे हैं, ना चाइना का कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ओनली लॉसेस जो चाइना को होने वाले हैं कि इफ इट लूजेस एक्सेस टू ईरानियन ऑयल विच वाज कमिंग एट तकरीबन 30% डिस्काउंट। जिस तरह से वो ओके। रशिया से तेल खरीद रहा था, वो ईरान के 90% ऑफ ईरान ऑयल चाइना को जा रहा था, तो वहां पे थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा, बट दैट इज नथिंग। मैं टोटल देख रहा हूँ $30 बिलियन का टोटल सेल्स ईरान का सालाना जो ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे 30 बिलियन, जिसमें से 27 बिलियन वो चाइना को दे रहे थे। तो वो 27 के बिलियन के बजाय वो 30 बिलियन स्पेंड करना पड़ेगा चाइना को। सो चाइना इज गेटिंग रिलेटिवली मोर पावरफुल। सो फॉर देम हुँ, दिस वॉर इज गुड थिंग इन ए सेंस कि ठीक है अमेरिका इससे कमजोर हो, हम बैठे बैठे जैसा कि जो कहते हैं ना कि ईरान बिकेम पावरफुल बिकॉज ईरान के 2 दुश्मनों को अमेरिका ने निकाल दिया था, इराक और अफगानिस्तान को। वो 2 जंगें जो हमने लड़ी हैं वो ईरान के तो ईरान विदाउट इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी बिकेम मोर पावरफुल। समझ रहे ना? तो चाइना का फायदा उस तरह से हो रहा है कि ये जितने भी जंग अमेरिका लड़ रहा है, दे हुँ। आर आल्सो डिप्लीटिंग अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन गुडविल, एलाइज खत्म हो जा रहे हैं, यूरोप डजंट ट्रस्ट अमेरिका। ये सारी चीजें आर स्ट्रेंथनिंग चाइना जियोपॉलिटिकली, वीकनिंग अमेरिका। तो चाइना बैठे बैठे ऐश कर रहा है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है और आई नो कि बहुत सारे अभी ज़हन में सवाल हैं, लेकिन इस कन्वर्सेशन में उनको समेटा नहीं जा सकता है। अभी जिस तरह से वॉर लगातार इसकी जो डिग्री है वो चेंज हो रही है, इसका जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल रही है। ज़ाहिर-सी बात है जैसा आपने भी कहा कि ये हाल-फिलहाल में तो रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो कैसे ये पूरी सिचुएशन अनफोल्ड होती है, हमारी नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी एंड वील हैव मोर कन्वर्सेशंस विद दी कन्वर्सेशंस यानी कि मुक्तदा साहब के साथ हम और कन्वर्सेशंस हम इस पर करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मुक्तदा साहब आपका जी हाँ, इस जाते-जाते प्रोग्राम मैं का। आपको एक बात, एक सेंटेंस छोड़ना जी, चाहूँगा। जी, प्लीज़। देखिए, जो इंडिया का इस्लाम है, वो पर्शियनेट इस्लाम है। ये आपकी पब्लिक को जानना चाहिए। तो ये हमला इंडियन मुस्लिम्स की रिलीजियस ट्रेडिशन पर भी है। ओके। हमारा इस्लाम अरबी इस्लाम नहीं है, वो बस अल्लाह हाफ़िज़ तक है बस, दैट इज़ इट। जो अरबी इस्लाम, हमारे पास जो इस्लाम आया वो फ़ारसी में आया, पर्शियन। सो वी आर हुँ। पार्ट ऑफ द पर्शियनेट इस्लामिक ट्रेडिशन। और सो इन अ सेंस कि दिस इज़ एन अटैक, अगर कल्चरली देखें तो दिस इज़ एन अटैक ऑन साउथ एशियन इस्लाम आल्सो। ओके, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मुक़्तदर आपका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
बाय। जी।